हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक पढ़ा था? सागरमल गोपा, बताओ देखे। सागरमल गोपा कहाँ के रहने वाले थे? किसका विरोध किया? कौन कौन सी रियासतों ने रोक लगाई उन पे? फिर कहाँ जाके जैसलमेर प्रजामंडल बनाया था? अच्छा, एक जोधपुर जेल में भूख हड़ताल में कौन शहीद हुए थे? बाल मुकुंद बिस्सा। कब हुए थे? और उनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? खादी भंडार कहाँ कहाँ बनाए थे उन्होंने? और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पीलवा। कहां पर हुआ था? पीलवा। विजय सिंह पथिक का जन्म कहां पर हुआ था? कुठावली, बुलंदशहर, यूपी। और उनको राजस्थान में किसने भेजा था? और किसके सहयोगी थे? अंग्रेजों ने पकड़ के कौन सी जेल में रखा था? और टोडगढ़ से फरार होने के बाद ओछड़ी में क्या खोल ली थी? विद्या प्रचारी ने सभा की स्थापना की थी उन्होंने। और बाद में उनको राजस्थान के किसान आंदोलनों का और उनकी एक बुक का दो बुक्स के नाम बताओ उनके। और एक ऑर्गेनाइजेशन था उनका, वीर भारती समाज नाम से। गोपाल सिंह खरवा कहां के सामंत थे? राजस्थान में जिम्मेदारी कौन सौंपता उनको? किस दिन क्रांति करनी थी? कैसी क्रांति करनी थी? तो कहां के सैनिक शामिल किए गए? अंग्रेजों को योजना का पता चला तो पकड़ के कौन सी जेल में रखा? टोडगढ़ का पुराना नाम क्या था? टोडगढ़ से फरार हो गए, फिर कौन सी जेल में रखा? फिर कहां शिफ्ट किया गया? और उसको क्या कहते थे? क्या कहते थे? तिहाड़ जेल कहा करते थे। और उससे पहले हम पढ़ रहे थे ईश्वरदान आसिया किसके दामाद थे? और कौन से कांड में नाम आया था? केसरी सिंह बारेट के बेटे का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारेट कौन से मुकदमे में थे? दिल्ली बम कांड और बनारस षड्यंत्र मुकदमा। कौन सी जेल में रखा गया था उनको? और कैसे शहीद हुए थे? कौन सा अंग्रेज तारीफ करता उनकी? कौन सी रियासत ने रोक लगाई थी उन पर? कौन सी रियासत ने? आजा। जोरावर सिंह बारेट किसके भाई थे? कौन कौन से मुकदमों में नाम था? अंग्रेजों ने पकड़ के कौन सी जेल में रखा? अंग्रेज उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अंतिम समय किस रूप में बिताया था? अमरदास बैरागी। केसरी सिंह बारेट का जन्म कहां पर हुआ था? देवखेड़ा। कहां पर हुआ था? देवखेड़ा। देवखेड़ा के अंदर हुआ था। और उन्होंने कौन कौन सी रियासतों में काम किया? उनके कहने पर मेवाड़ कौन आए थे? मेवाड़ के कौन से महाराणा को रोका था? किसके दरबार में भाग लेने से? कब लगा था वो दरबार? कितने सोरठे लिख के भेजे थे जिनको क्या कहा जाता है? कोटा में किस पोस्ट पर काम किया था? सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी के पोस्ट पर काम किया था। और कोटा के अंदर बाद में कौन से हत्याकांड में नाम आया था उनका? और कौन सी जेल में रखा गया था उनको? कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल के अंदर उनको रखा गया था। और बाद में गांधी जी के पास कहां चले गए थे? वर्धा। बुक्स के नाम बताओ देखिए उनकी। श्यामलदास जी की जीवनी और बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद, मैजेने की जीवनी का। उनका अंग्रेजी की जगह क्या पढ़ो? मेयो कॉलेज की जगह कहां जाओ? और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड मत जाओ, जापान जाओ। केसरी सिंह बारेट के पूरे परिवार की प्रशंसा कौन करते हैं? अर्जुनलाल सेठी कहां के रहने वाले थे? कहां से बीए किया था उन्होंने अपना? चौमू के कौन से सामंत के सचिव थे? और बाद में जयपुर के कौन से महाराजा क्या बनाना चाहते थे? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था? मथुरा के कौन से विद्यालय में पढ़ाते थे? जयपुर में कौन सा विद्यालय स्थापित किया? कब किया था? किसकी पाठशाला थी? कौन से बम कांड में नाम आया? कौन से हत्याकांड में नाम आया? कौन सी जेल में रखे गए? वेलूर जेल में क्या किया था? जेल से आप बाहर आए तो किसने स्वागत किया? और बाद गांधी जी के कौन से आंदोलन को ज्वाइन किया? कहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पॉलिटिक्स छोड़ के अजमेर की दरगाह में क्या पढ़ाते थे? तो उनसे अजमेर मिलने के लिए कौन आए थे? अशफाकुल्ला खान को कहां शरण दी थी? अशफाकुल्ला खान कौन से ट्रेन एक्शन में थे? अजमेर में रहकर कौन कौन सी बुक्स लिखी थी उन्होंने? शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। कौन कौन से नाटक लिखे थे? मदन पराजय और पार्श्व। और मृत्यु के बाद उनको क्या कर दिया गया था? अच्छा, निमेज हत्याकांड में किसको फांसी हो गई थी? किसको काला पानी भेजा? कौन कौन तो फरार हो गए थे? कौन कौन तो सरकारी गवाह बन गए थे? महंत पेरेलाल हत्याकांड में कौन कौन आरोपी थे? सोमदत्त लहरी, रामकरण, हीरालाल जालोरी और लक्ष्मीलाल भटनागर। इनमें से कौन वार्डन हुआ करता था जोधपुर में?
और कौन सरकारी गवाह बन गया था? इतनी बातें पड़ी। वही सागरमल गोपाल शुरू करते हैं वापस, है ना? है? टेम्परेचर कम करें मतलब गर्मी की सर्दी? गर्मी लग रही तेरे को, लगने दे। सही है, ठीक है। चलो। क्या है लास्ट लाइन, क्या लिखी थी सागरमल गोपाल में? हाँ, जैसलमेर पर जम, कहाँ पे बनाया था? इसका मतलब जैसलमेर से तो बाहर, आवाज ही करी यार इस, जैसलमेर से तो बाहर चल रहे थे। उनके घर में कोई डेथ हो गई किसी की जैसलमेर में, लेकिन जैसलमेर के राजा ने उन पे क्या लगा रखी थी, रोक। और जैसलमेर के राजा का नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था? सागरमल गोपा को लगा घर जाना है, लेकिन जवाहर सिंह घर तो जाने नहीं देगा। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बात की। किसे बात की? नेहरू जी, मुझे जैसलमेर जाना है, मेरे घर पे जाना है, लेकिन राजा जो है मुझे जाने नहीं दे रहा। तो नेहरू जी ने जवाहर सिंह को फोन किया कि जवाहर सिंह जी, मैं जवाहरलाल नेहरू बोल रहा हूँ, और सागरमल अपना ही आदमी है, आने दो यार। जवाहर सिंह ने कहा कि ठीक है जवाहरलाल जी, आप कह रहे हो तो भेज दो। तो बाद में किसकी सिफारिश से जैसलमेर गए, वहां जाके वापस आंदोलन कर दिया। इस बार जेल में उनको रखा गया, जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया गया? 4 अप्रैल 1946। कब की बात है? देखो। तो उनको गिरफ्तार किया था ना, तो उनपे जो चार्ज लगाए थे वो थे राजद्रोह का आरोप लगाया था उनपे। किसका आरोप लगाया था? राजद्रोह, मतलब राजा के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, राजा के खिलाफ बोलते हैं। राजद्रोह के जिन जिन पर भी आरोप लगते थे ना, उनको 6 साल की सजा होती थी। कितने साल की सजा होती? कौन से आरोप में? सेडिशन चार्जेस है ना, राजद्रोह के आरोप में। लिखो, राजद्रोह के आरोप में इन सेडिशन चार्जेस, राजद्रोह के आरोप में इन सेडिशन चार्जेस, इन्हें 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 6 years। इन्हें 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 6 years। इन्हें 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 6 years। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 6 years। इन्हें 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था। देखो, जैसलमेर जेल में, इन जैसलमेर जेल, जैसलमेर जेल में, इन जैसलमेर जेल, इन्हें जिंदा जला दिया गया था। ही वॉज ब्रंट अलाइव। इन्हें जिंदा जला दिया गया था। ही वॉज ब्रंट अलाइव। ब्रैकेट में लिख लो 4 अप्रैल 1946। कब की घटना है ये? बड़ा हल्ला मचा गया, अरे यार ये क्या हो गया। तो बाद में इनकी हत्या की जांच के लिए कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन के अध्यक्ष थे गोपाल स्वरूप पाठक। कौन थे? लिखो, इस हत्या की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मर्डर, इस हत्या की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मर्डर, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग स्थापित किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग स्थापित किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग स्थापित किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। पुस्तकें लिखो, सागरमल गोपा की पुस्तकें।
क्या क्या नाम बताओ देखे। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दोबारा बताओ क्या क्या नाम है। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का। देश के दीवाने किसकी बुक है? राजस्थान सरकार की। और आजादी के दीवाने किसकी? सागरमल गोपा की। जैसलमेर के तेजली कौन सी लिख दी? जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर में इनके एक साथी थे, उनका नाम था रघुनाथ सिंह। क्या नाम था? रघुनाथ सिंह पे मुकदमा हुआ था, तो उस मुकदमे पे जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या हो गया? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। बोलो तीनों वापस बोलो एक बार, याद रह जाएगा। चलो अगले लिखो भाई, रमेश स्वामी। अपने भरतपुर में एक जगह पड़ती है भुसावर। कौन सी जगह है? भुसावर। 5 फरवरी 1947 की बात है। कब की बात है? 5। भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेबल। कौन था? लॉर्ड वेबल भारत का गवर्नर जनरल था। और उसमें अपने बीकानेर का राजा था, उसका नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? तो लॉर्ड वेबल जो कि भारत का गवर्नर जनरल है, और शार्दुल सिंह जो कि कहां का राजा है? बीकानेर। वो दोनों भरतपुर घूमने के लिए आए। कहां घूमने के लिए आए? भरतपुर में केवलादेव बर्ड सेंचुरी नाम सुना होगा। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, तो वहां पर दोनों घूमने के लिए आए। अब दो कोई गेस्ट आएंगे तो अपने घर पे गेस्ट आते तो अपनी ड्यूटी बनती है उनकी सेवा करें। अब भरतपुर में गेस्ट आए, इसका मतलब भरतपुर के राजा के गेस्ट आए, तो भरतपुर के राजा की ड्यूटी बनती है उनकी सेवा करें। तो सेवा करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। तो एक बस भेजी गई कि भाई जाओ कुछ लोगों को लेके आओ, यहाँ काम वाम करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। तो बस गई भुसावर। कहां पर गई? लोगों को लाने के लिए। बस में लोगों को बिठाया गया। लोगों को बिठा कर भाई लोगों का कहाँ चलना है कि साहब गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट की सेवा वगैरह करनी है। तो सैलरी कितनी मिलेगी? उनका अच्छा सैलरी और लोगे तुम, बेगार देनी पड़ेगी। बेगार क्या देनी पड़ेगी? बेगार क्या होती है? बिना पैसे दिए फोर्सफुली यदि कोई काम करो उसको क्या बोलते हैं? बेगार। उस बस में एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? रमेश स्वामी। और इनके 4 साथी और थे। इन्होंने विरोध कर दिया। इनका न तो हम बेगार देंगे, ना किसी को बेगार देने देंगे। बस वालों उनका क्या कर लोगे तुम? उनका हम बस ले जाने नहीं देंगे। कैसे नहीं ले जाने दोगे? लो मैं गेट डालता हूं, अभी लेके जाता हूं। तो 500 बस से उतरे और बस के आगे आगे सो गए कि लो हमारे ऊपर से बस निकाल दो भले ही, लेकिन हम बस को ले जाने तो देंगे। ड्राइवर में इतना ही दिमाग था, उसने निकाल दी। तो जब बस नजदीक आई तो 4 तो उठ के भाग गए। रमेश स्वामी वहीं सोए रहे तो उनके ऊपर से बस निकाल दी गई थी। तो कोई पूछेगा बेगार का विरोध करते हुए राजस्थान में कौन शहीद हुए थे? कहां पे? कब? 5 फरवरी 1947 ईस्वी को, ऑन 5 फरवरी 1947 एडी। 5 फरवरी 1947 ईस्वी को, 5 फरवरी 1947 एडी। भुसावर में एट भुसावर। भुसावर कहां पड़ता है? भरतपुर। भुसावर में एट भुसावर बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टेड ड्यूरिंग एंटी बेगार मूवमेंट। बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टेड ड्यूरिंग एंटी बेगार मूवमेंट। बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टेड ड्यूरिंग एंटी बेगार मूवमेंट। लिख लो ब्रैकेट में, बस द्वारा कुचल कर, ताकि याद रहेगा आपके। क्रस्ट बाई बस। बस द्वारा कुचल कर, क्रस्ट बाई बस। बस से क्रश कर दिया गया था। दो लोगों के नाम एक साथ लिखो आगे, शांतिलाल और आनंदीलाल। कौन कौन लोगों को बताओ तो? देश आजाद कब हुआ था अपना? 15 अगस्त 1900।
आजादी के भी कई दिन बाद की बात है, 5 अप्रैल 1948 की बात है। कब की बात है? अपना राजस्थान बन रहा था, उन दिनों राजस्थान बनने की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि अपना राजस्थान एक तो होता नहीं था, अपने तो रियासतें थी, मेवाड़ अलग, मारवाड़ अलग, भरतपुर अलग, धौलपुर अलग, इन सबको जोड़ दाड़ के राजस्थान बना रहे थे। तब तक मेवाड़ शामिल नहीं हुआ था। क्या शामिल नहीं हुआ था? मेवाड़। मेवाड़ मतलब उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाका होता है इसको क्या बोला करते हैं अपने? मेवाड़। और मेवाड़ तब तक राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था। तो मेवाड़ के लोग मांग कर रहे थे कि हमें राजस्थान में शामिल करो। किसमें शामिल करो? और तब तक देश आजाद हो गया था, फिर भी अपने राजाओं का कंट्रोल था, रियासतों पर राजाओं का कंट्रोल था। तो वहां पर आंदोलन चल रहा है। कहां पर? मेवाड़ में। मेवाड़ की राजधानी है उदयपुर। कौन सी है? और आंदोलन चल रहा है कि मेवाड़ को किसमें शामिल किया जाए। वहां पे पुलिस फायरिंग होती है, उस पुलिस फायरिंग में 2 लोग शहीद होते हैं। कौन कौन? कहां पे शहीद हुए? उदयपुर में। कहां पर शहीद हुए? उदयपुर। देखो, 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को, ऑन 5 अप्रैल 1948 एडी, 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को, 5 अप्रैल 1948 एडी, उदयपुर में, एट उदयपुर, उदयपुर में, एट उदयपुर, पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। दे वर मार्टेड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग। पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। दे वर मार्टेड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग। तीन नाम एक साथ लिखो। एक है रामकरण, एक है लूणकरण, और एक है खुबाराम। कौन कौन है बताओ देखे? वही अपना जयपुर भी राजस्थान में बाद में शामिल हुआ था, तो जयपुर में भी आंदोलन चल रहा था कि जयपुर को किसमें शामिल किया जाए? राजस्थान के अंदर। यह घटना है 20 मई 1948 की। कब की घटना है बताओ? जयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है मोरीजा। कौन सा गांव है? उस मोरीजा गांव में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 3 लोग शहीद हुए। बताओ कौन कौन? कब शहीद हुए? कौन से गांव में? मोरीजा कहां पड़ता है? देखो, 20 मई 1948 ईस्वी को, ऑन 20 मई 1948 एडी, 20 मई 1948 ईस्वी को, ऑन 20 मई 1948 एडी, मोरीजा में, एट मोरीजा, पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। देवर मार्टेड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग। मोरीजा जयपुर में भैया ना, मोरीजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। देवर मार्टेड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग। गर्म हुआ। अगले लिखोगे। दामोदर दास राठी। क्या नाम बताओ देखिए? राठी जी पोखरण के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? पोखरण कहां पड़ता है? लिखो, यह पोखरण के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू पोखरण। पोखरण जैसलमेर में भाई। यह पोखरण के रहने वाले थे। बाद में आ गए थे अपने ब्यावर। कहां पे आ गए थे? और ब्यावर में एक सूती कपड़े की मिल लगाई थी। राजस्थान की पहली सूती कपड़े की मिल है वो, कृष्णा मिल। कौन सी है? क्या थी कृष्णा मिल? सूती कपड़े की मिल। राजस्थान की पहली सूती कपड़े की मिल कौन सी थी? कहां पे स्थापित की गई? लिखो, ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। एस्टेब्लिश्ड कृष्णा मिल एट ब्यावर।
ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी? एस्टेब्लिश्ड कृष्णा मिल एट ब्यावर। ब्यावर में किसकी स्थापना की थी? कृष्णा मिल की स्थापना की थी। फिर ब्यावर रहने लग गए थे यहाँ, फिर आजादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। अच्छा, ब्यावर उस समय अजमेर में पड़ता था, अब तो ब्यावर जिला अलग हो गया, तब अजमेर था। अजमेर में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। फिर राजाओं के खिलाफ आंदोलन चलते, वो लोग भी कहाँ पे जाके करते थे? अजमेर, ताकि पकड़े नहीं जाएंगे। तो अजमेर में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उनको यदि धन देने का कोई काम करता था तो कौन करते थे? देखो, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक सहायता करते थे। He gave financial support to freedom fighters of Rajasthan. राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक सहायता करते थे। He gave financial support to freedom fighters of Rajasthan. राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक सहायता करते थे। He gave financial support to freedom fighters of Rajasthan. अब जब आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो कई संगठन भी बनाए इन्होंने। लिखो, ब्यावर में इन्होंने कई संगठन स्थापित किए थे। एस्टेब्लिश्ड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन ब्यावर। इन्होंने ब्यावर में कई संगठन स्थापित किए थे। एस्टेब्लिश्ड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन ब्यावर। जैसे लाइक बताओ, देखिए कौन कौन से? होम रूल लीग, नागरिक प्रसारिणी सभा और सनातन धर्म विद्यालय। दोबारा बताओ नाम क्या क्या? बाल गंगाधर तिलक ने भारत में एक आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन। क्या चलाया था? होम का मतलब घर, रूल का मतलब राज। रूल का मतलब राज करने, रूल करेंगे और राज करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से कहा कि हमें होम में रूल का अधिकार दो। कहां अधिकार दो? घर में शासन का अधिकार दिया जाए। उनका कुल मिला कहना इतना था कि भारत के अंदर क्या होगा ये तो भारतीय तय करेंगे। भारत के अंदर क्या होगा ये तो कौन तय करेंगे? भारतीय। भारत के बाहर क्या होगा ये अंग्रेज तय कर ले। भारत के अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन होंगे कौन तय कर दे? अंग्रेज। भारत चाइना से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा कौन तय कर दे? अंग्रेज। भारत के रूस के साथ क्या रिलेशन होंगे कौन तय कर दे? अंग्रेज। पर भारत में एजुकेशन कैसी होगी कौन तय करेंगे? इंडियन। भारत में सड़कें कैसी बनेगी कौन तय करेंगे? इंडियन। भारत में हॉस्पिटल कितने बनेंगे कौन तय करेंगे? इंडियन। भारत में टैक्स कितना लगेगा कौन तय करेंगे? इंडियन। मतलब इंडियन को इंडिया में तो अधिकार हो। तो होम रूल पहले पड़ गई। तो होम रूल आंदोलन के टाइम शहरों के अंदर, सब शहरों के अंदर लीग बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? तो ब्यावर की जो होम रूल लीग बनाई गई थी वो किसने बनाई? बताओ किसने बनाई? दामोदर दास राठी ने। क्या बनाया बताओ? याद रह जाएगी बात। दूसरा क्या लिखा बताओ? नागरी बोलते हैं हिंदी भाषा को। नागरी किसको कहते हैं? हिंदी। हिंदी लिखने का जो तरीका उसको बोलते हैं देवनागरी। क्या बोलते हैं? तो नागरी का प्रचार करेंगे मतलब हिंदी भाषा का प्रचार करेंगे। वही है, अंग्रेजों के राज की भाषा कौन सी हुआ करती थी? अंग्रेजी। इनका हम किस में करेंगे भाई काम? हिंदी। तो कौन सी प्रसारिणी सभा होगी बताओ? तीसरा बताओ कौन सा है? उन दिनों अंग्रेज अपने स्कूल खोल रहे थे। उनका नहीं भाई, अंग्रेज अपने स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी संस्कृति पढ़ाएंगे। हम हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की संस्कृति वो पढ़ाएंगे। तो इन्होंने क्या खोल दिया अपना? तो बताओ तीन, दोबारा बोलो कौन कौन से? नागरिक प्रचारिणी सभा क्यों बनाएगी बताओ? इसका मतलब ये कौन सी भाषा के समर्थक है? तो अब यदि आप समर्थन करते हो किसी भाषा का तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। चैरिटी बिगिंस एट द होम।
और इनका जो मिल थी वो क्या नाम था उसका? तो इनका आज के बाद कृष्णा मिल के जितने भी अकाउंट है, क्या बोलो, क्या चीज बोली मैंने? कृष्णा मिल के जितने भी अकाउंट है उनका कामकाज कौन सी भाषा में होगा? वरना अपने यहाँ अकाउंट्स दो भाषाओं में रिकॉर्ड हुआ करते थे, या तो राजस्थानी या फारसी। कौन कौन सी दो भाषाएं? इधर राजस्थानी और फारसी। पर इन्होंने कहा अकाउंट्स किस में रखेंगे? अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? खाता। खाता बही, खाता बही समझते हो? लिखो। कृष्णा मिल के खाते बही हिंदी में रखना शुरू कर दिया था। कृष्णा मिल के खाते बही हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। He started to manage accounts of Krishna Mill in Hindi. He started to manage accounts of Krishna Mill in Hindi. कृष्णा मिल के खाते बही हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। He started to manage accounts of Krishna Mill in Hindi. कृष्णा मिल के खाते बही हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। He started to manage accounts of Krishna Mill in Hindi. तब ना अंग्रेजों का राज अजमेर में हुआ करता, तो अजमेर में अंग्रेजों का एक अधिकारी बैठता, उसको बोलते कमिश्नर। क्या बोला करते? तो ये अजमेर के कमिश्नर से जाके मिले और कमिश्नर को जाके कहा, भाई कमिश्नर साहब, हमारी भाषा तो हिंदी है, अजमेर में लोगों को हिंदी समझ में आती है, जबकि सारे ऑफिस के अंदर क्या चलती है? अंग्रेजी। तो कमिश्नर इनकी बात मानी और कहा गया कि अजमेर के जितने भी ऑफिस है उनके अंदर अंग्रेजी के साथ साथ में कौन सी भाषा चल सकती है? लिखो। इनके कहने पर, ऑन हिज एडवाइज, इनके कहने पर, ऑन हिज एडवाइज, अजमेर के कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ अजमेर, अजमेर के कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ अजमेर, सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। परमिटेड यूज ऑफ हिंदी इन ऑल ऑफिसेज। सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। परमिटेड यूज ऑफ हिंदी इन ऑल ऑफिसेज। सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दी थी। तीन लोगों के नाम लिखे मैंने बोर्ड पे, बताओ देखिए क्या क्या नाम है? कौन कौन? दोबारा बोलो एक बार। नरसिंह अग्रवाल और केशुलाल जाजू। तीनों सेठ थे। तीनों का एक काम था, अपने राजस्थान के जो भी फ्रीडम फाइटर उनको क्या दिया करते? आर्थिक सहायता। क्या देते? और जब भी कोई व्यक्ति किसी को आर्थिक सहायता देता तो हम उसकी तुलना किससे करते हैं? भामाशाह। किसे करते हैं? जैसे हम कहते हैं क्रांति का भामाशाह कौन था? अमरचंद बांटिया। पढ़ा था हमने। वैसे कि फ्रीडम फाइटर के राजस्थान में यदि कोई भामाशाह थे तो कौन कौन थे? बोलो, नाम बोलो सारे। इनको क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। तीनों नाम उतार के ऐसे कैसे लिखे बॉक्स बंद कर लो यहीं पे, ताकि तीनों नाम एक साथ याद रह जाएंगे। किस किस को बताओ देखे? दामोदर दास राठी। क्या कहा जाता है इनको बताओ? अगले लिखो, जमनालाल बजाज। बजाज जी का नाम तो सुना है हमने, किसान आंदोलनों में नाम पढ़ा था बीच में। लिखो, जन्म स्थान काशी का पास, सिक्कर में एक जगह पड़ती है।
जन्म कहां पर हुआ था इनका बताओ? काशी का पास कहां पड़ता है? सिक्किम। वो छोटी उम्र में थे तभी इनमें राष्ट्रवाद की भावना थी, नेशनलिज्म की भावना थी। बाल गंगाधर तिलक मराठी भाषा में एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था केसरी। क्या नाम था? अच्छा, जो भी फ्रीडम फाइटर्स अखबार निकालते थे, अखबार निकालने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से लाते? आज अखबार यदि बिकता है तो अखबार इससे नहीं बिकता कि आप अखबार वाले को 5 रुपए देते हो। दिल्ली के अखबार के अखबार इसलिए बिकता है क्योंकि उसके मेन पेज पे फेयर एंड लवली का एड आता है। फेयर एंड लवली वाला अखबार बिकवाता है, नहीं कि हम और आप बिकवाते हैं उस अखबार को। अब आज के कई साल पहले अखबार में एड तो आते नहीं थे। और फ्रीडम फाइटर्स के अखबार को एड कौन देगा? फ्रीडम फाइटर्स के अखबार को एड देंगे मतलब अंग्रेजों की नजर के अच्छा तो इनकी सहायता करता है, तो अब उनके अखबार कैसे बिकेंगे? तो फिर चंदा करते हैं, चंदा दो भाई अखबार चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अखबार हम यदि छापेंगे तो अखबार में अंग्रेजों के खिलाफ छापेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो अखबार जाना जरूरी है। पर उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है? जो कहते जमनालाल बजाज स्कूल में पढ़ा करते थे, इनको पता चला कि भाई केसरी अखबार के लिए चंदा लिया जा रहा है, तो इन्होंने 100 रुपए चंदा भेजा था। कितना चंदा भेजा? स्कूल के बच्चे के लिए 100 रुपए बड़ी बात थी उन दिनों में, तो हर किसी आदमी के लिए 100 रुपए बड़ी बात थी। देखो, केसरी समाचार पत्र के लिए, फॉर न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी। किसका अखबार था केसरी? ये मैंने बता रखी बात आपको। देखो, केसरी समाचार पत्र के लिए, फॉर न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी, 100 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी थी। 100 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी थी। ही सेंट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी थी। ही सेंट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी थी। कौन से अखबार के लिए? किसका अखबार था? कितने रुपए भेजे? बाद में गांधी जी ने भारत में अपना पहला बड़ा आंदोलन चलाया था, असहयोग। कौन सा चलाया? क्या मतलब है असहयोग का? सहयोग नहीं करेंगे। किस बात में सहयोग नहीं करेंगे? तो हम सरकार के स्कूल में नहीं जाएंगे। अंग्रेजों ने स्कूल खोल रखी है, हम उसमें जाएंगे ही। हम सरकार के कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम सरकार के कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सरकार के फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, हम सरकार की पेंशन नहीं लेंगे, हम सरकार की उपाधियां नहीं लेंगे। मतलब सरकार जो भी देती है हम उनमें किसी प्रकार का कोई सहयोग करेंगे। मैं आपकी क्लास में आता हूं, पढ़ाने के लिए आऊं और आप सारे उठ के बाहर चले जाओ, ऐसा योग है? तो मैं एक दिन आके और देख लूंगा, अगले दिन भी आप बाहर चले गए तो तीसरे दिन मैं कह दूंगा मैं ही नहीं आ रहा। यही तो होगा बाद में। हम अंग्रेजों का दिया सहयोग करेंगे तो अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा किसका मानना था? तो गांधी जी का मानना था कि हमारे पास जो भी अंग्रेजों का दिया हुआ सब कुछ लौटा देंगे। यदि अंग्रेजों ने हमें उपाधियां दे रखी है, क्या दे रखी है? अंग्रेज उपाधि दे दिया करते, जैसे सर प्रताप, तो सर की उपाधि किसकी दी हुई है? अंग्रेजों की। सर छोटू राम चौधरी, तो सर की उपाधि किसकी दी हुई है? तो हमारे पास जो भी अंग्रेजों की उपाधि हो वो हम सब लौटा देंगे। जैसे गांधी जी को अंग्रेजों ने उपाधि दे रखी थी कैसर हिंद। क्या दे रखी थी? गांधी जी ने कहा मैं कैसर हिंद लौटाता हूं। गांधी जी अफ्रीका रहते थे, वहां अंग्रेजों ने उनको 2 उपाधियां दी थी, जुल्लू पदक और बोअर पदक। कौन कौन से 2 पदक दिए थे? जुल्लू और बोअर। कौन कौन से 2 बताओ? जुल्लू है ना, दक्षिण अफ्रीका में एक ट्राइब है, दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति है जुल्लू। जुल्लुओं ने अंग्रेजों के, दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था। किसका राज था? अंग्रेजों का राज दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी भी वहीं दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति, एक ट्राइब, उस ट्राइब का नाम क्या था? जुल्लू। जुल्लुओं ने आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ? गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? तो अंग्रेजों राजी होगी, गांधी जी कौन सा मेडल दे दिया? बोअर, अफ्रीका में किसानों की एक जाति होती है, एक जाति थी बोअर, वहां के किसान थे बोअर किसान, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए गांधी जी को एक और मेडल मिला। कौन सा? तो गांधी जी को अफ्रीका में 2 मेडल मिले थे। कौन कौन से? कल मैंने बताया था, गांधी जी ने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज जैसे ही वर्ल्ड वॉर जीतेंगे हमें क्या कर देंगे? अंग्रेज राजी हुए, उन्होंने गांधी जी को एक मेडल और दे दिया, कैसर ए हिंद। क्या दे दिया? कैसर है ना, जर्मन भाषा का एक शब्द है, और कैसर का मतलब होता है राजा। कैसर का मतलब क्या होता है? तो कैसर हिंद का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान का राजा। क्या मतलब हुआ? तो अंग्रेजों ने, गांधी जी कहा, अरे आप तो हिंदुस्तान के राजा हो, आपने हमारा सपोर्ट किया। तो गांधी जी के पास अंग्रेजों के दिए हुए 3 मेडल थे। बताओ कौन कौन से? तो ऐसा योग आंदोलन शुरू किया, तो गांधी जी ने कहा 3 मेडल में अंग्रेजों के मुंह पे मारता हूं। तो देश में बाकी लोगों ने भी अपनी उपाधियां लौटाई। तो बजाज जी के पास में अंग्रेजों की दी हुई एक टाइटल था, उसका नाम था राय बहादुर। क्या था? तो गांधी बजाज जी ने अपना कौन सी उपाधि वापस लौटा दी? कौन से आंदोलन में?
असहयोग कौन से आंदोलन में? लिखो, असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। He renounced his title of राय बहादुर, अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। He renounced his title of राय बहादुर, अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। He renounced his title of राय बहादुर। कौन सा टाइटल वापस कर दिया था अंग्रेजों को? राय बहादुर का टाइटल वापस कर दिया था। अब जब एक देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाता हूं, आगे काम आएगी अपने। क्या डेट लिखी है मैंने? गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था बताओ? उसी दिन सुबह तिलक की डेथ हो गई थी। किसकी डेथ हुई थी? तो तिलक की डेथ कब हुई? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो गांधी जी ने कहा कि भाई तिलक का सपना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर रहूंगा, तो हम भी स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे, हम तिलक के सपने को सच करेंगे, हम स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे। और स्वराज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वराज लेने के लिए अंग्रेजों का असहयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन आंदोलन को चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए हमें फंडिंग चाहिए, धन ला के दो। तो गांधी जी ने एक फंड रेज किया था, उसका नाम था तिलक स्वराज फंड। क्या नाम था? क्योंकि क्या प्राप्त करना हमें? स्वराज। स्वराज कौन प्राप्त करना चाहते थे? तिलक। इसलिए हम किसका सपना सच करेंगे? तिलक। इसलिए इस फंड का नाम क्या रखा गया? तिलक स्वराज फंड। किसने बनाया? कौन से आंदोलन में? रुपए डालो भाई। तो बजाज जी ने इसमें 1 लाख रुपए दिए थे। कितने दिए थे? कब की बातें हैं? 1920 में बजाज जी ने तिलक स्वराज फंड में कितने रुपए दिए? कब? 1920। कब की बात है? अब क्या चल रहा है? 2025। क्या चल रहा है? और तुम कहते हो फीस ज्यादा है। 1 लाख की फीस है तुम्हारी, 1,12,000 रुपए इतनी है, और तुम कहते हो फीस ज्यादा। फीस कम है, तुम मांग करोगे सर फीस और बढ़ाओ, आंदोलन कर दो इसके लिए। कम है फीस या ज्यादा? फीस ज्यादा है। कैसे ज्यादा कैसे लगती है तुम्हें? 1 लाख रुपए यूं देख के ज्यादा लगता है, या तुम्हें लगता है कि रुपए 1 लाख लेते लेकिन पढ़ाते कम है? हैं? एक साथ कहां लेते हैं? 2 किस्तों में लेते हैं। 55-56 हजार आओ तो वो तो एक साथ देने ही पड़ेंगे। तो फिर कैसे लेना चाहिए? 5-5 हजार हर महीने है, ताकि एक 5 हजार देके फिर भाग जाए वो, फिर आएगा ही नहीं वो है, फिर पढ़ेगा नहीं वो। फीस ज्यादा नहीं है, फीस कम है, बहुत बहुत कम है। फीस और बढ़ा देनी चाहिए, खूब सारी बढ़ा दे, नहीं होनी चाहिए है। फिर तुम आंदोलन कर दोगे है? तुम्हारा तो हो गया, ये कह रहा हमने तो करा दी जमा, आगे और बढ़ाओ फूटे उनके। कितना स्वार्थी आदमी है। अरे देख, कितने घंटे क्लास होती है तुम्हारी? 6 घंटे होती है। ये लगभग अपनी क्लास चलेगी 2 साल ना, 18 महीने, तो 18 के 20-22 महीने हो ही जाते हैं, है ना। खूब लंबा चौड़ा कोर्स है इसका। मैं तो कहता हूँ 18 महीने ही चलेगी ना, 18 महीने मान लेते हैं अपने। 18 महीने के 1,12,000 से 1 महीने का निकालो, देख कितना आता है? 400 रुपए आएंगे 1 महीने के। पहले मैथ्स सही कर ले तू तेरी है। 1,12,000 रुपए को यदि 18 भाग में डिवाइड करोगे तो 1 महीने का लगभग कितना आएगा? अरे मैथमेटिक्स भाग ही तो लगाना है। 1,12,000 में 18 का भाग दो, 18 का पाड़ा तो आता होगा है? लगभग 6,000 रुपए है ना। 6,000 रुपए मान ले, 6,000, 100 रुपए, 150 रुपए, 6,000 मान लू मैं मोटा मोटा। 18 छके 108 होते हैं, मैं इसको 6,000 मान लेता हूं। तो 1 महीने की फीस कितनी हुई? 6,000। एक दिन की 200, एक दिन की 200 रुपए होगी। 6 घंटे पढ़ाते हैं तो 1 घंटे की, 1 घंटे कितनी हुई? गड़बड़ाई हुई मैथ्स का आदमी। 30 रुपए, 30-35 रुपए, 35 रुपए मान ले। 1 घंटे कितनी हुई? 35। तो मतलब यदि 1 घंटे ही पढ़ाया जाता आपको, तो 35 का 30 करते तो कितने रुपए होता लगभग? मतलब मैं 1 घंटे पढ़ाते वापस भेज देते, 1 घंटे पढ़ाते वापस भेज देते, तो 35 रुपए 1 दिन के हुए, तो 30 दिन के कितने रुपए लेते लगभग? 1,000 रुपए, 1,050 के आसपास रुपए होंगे। मतलब 1,000 रुपए यदि 1 घंटा पढ़ा के आपको घर भेज दिया जाता तो फीस कितनी होती? 1,000।
9th क्लास का बच्चा साइंस की ट्यूशन जाता है 1 घंटे के लिए, मास्टर जी फीस लेते हैं 5,000 रुपए। 9th क्लास का बच्चा, फीस बहुत कम है ना? हाँ, ना ना ना, है क्लास भरी रहती है। 11th की 12th की जाके देख लो क्लास। हाँ, उनकी फीसें 2,500-3,000 रुपए होती है। और तू एकला जा, कल एक अकेला जाना, अकेले पढ़ना तेरे को, अकेला पढ़ना, एक को बिठा बिठा के पढ़ाया जाए। जिस बैच में जितनी भीड़ होगी उसमें पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। मास्टर और नेता भीड़ को देके ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कहूं मेरे को किसी ऐसे बैच में भेज दिया था जिसमें बच्चे है ही नहीं, यूं लगता है सिर में लठ मारा है किसी ने, बोला ही नहीं जाता, बातें नहीं उमड़ती। नेता को ऐसी जगह भाषण देने के लिए भेज दिया जाए जहां पर भीड़ नहीं, नेता से भाषण नहीं दिया जाए, दिमाग खराब हो जाए उसका। बैच यूं भरा रहता है, मुझे लगता है मैं इनको ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। बैच भरा हुआ नहीं रहता, मुझे लगता है कराओ रपट लिखो रे, फटाफट लिखो, है ना? तो फीस ज्यादा नहीं है। फीस क्या है? हाँ, तुम्हें ज्यादा है? हाँ, मैं पढ़ता था तब खूब थी, तब भी, तब कितनी लगती थी? अब मैं, आज की वो बात है 2010 की, है ना? मैं 2010 में पढ़ा था। और तब 12,000 रुपये हिस्ट्री की, 12,000 रुपये फिलोसॉफी की, 24,000 वो, और जीके की हुआ करती थी 10-12 हज़ार रुपए, तो 35-40 हज़ार रुपये हुआ करते थे। हाँ, सब्जेक्ट हुआ करते थे पहले। तो पहले ये जीके होता ही नहीं था, पहले सब्जेक्ट्स के पेपर हुआ करते थे। और ये तो शायद मेंस की थी, प्री की अलग, तो करके लगभग वही 40-50 हज़ार के रुपए आसपास हुआ करती थी। तो 40-50 हज़ार रुपए आज के 15 साल पहले थे। उस बातों को भी तो 15 साल हो गए ना। उसमें अब में तो बड़ा फर्क आ गया ना तब से, सीधी सी बात है। तो अभी अगले बैच से फीस करेंगे 2.5 लाख रुपए। कर दे, तुम्हारे छोटे भाई बहन आएंगे रे, कर दो, कर दे पक्का। देव कितने स्वार्थी, देव इस दुनिया के सबसे स्वार्थी बच्चे ये हैं। है? क्यों? नहीं, मेरी ओडी तो बिना फीस की आ जाएगी। मेरे वाली की चिंता मत कर तू। इसके लग रखा है मेरी फीस से लाए हो ओडी, यदि मैं फीस नहीं देता तो नहीं आती आपकी ओडी। कब आया तू एडमिशन लेने? हाँ हाँ, तो मैं बहुत पहले ले आया था। चलो, ये सोचता होगा आज फीस जमा करवाई तभी भरवाया तेल। भाई साहब, मैं फीस नहीं देता, घर पे खड़ी रहती है आपकी। टायर चेंज करवाए ना, नए टायर लाए, फीस आई है। चलो, तू ठीक दिमाग लगाता है यार। तो असहयोग आंदोलन में कितना चंदा जमा करवाया? किसमें? तिलक स्वराज फंड। लिखो। अपने है ना, मैं हमेशा यूं कहता हूँ, कई बार कोई बच्चे आगे आ कहते हैं भाई फीस कम कर दी जाए सर, है ना? क्यों कम कर दी जाए? घर वाले अफोर्ड नहीं करते। मुझे कई बार लगता है अभी घर पे कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर के 5 लाख जमा करो, लाते हैं ना? कहीं से भी लाते हैं ना? कभी डॉक्टर कहते हैं कम कर दो? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सर जिंदगी बच रही है, तो इससे बन रही है ना, 7 पीढ़ियां तिर जाएगी। एजुकेशन, मुझे लगता है पैसे लगाना ही एजुकेशन पे चाहिए, हम बाकी सब जगह लगाते हैं। भाई हम घर में बाकी सब सुविधाओं का उपयोग कर रहे होते हैं, हम टीवी भी ला रहे होते हैं, हम फ्रिज भी ला रहे होते हैं, हमारे कूलर भी होते हैं, इवन गांव तक के अंदर एसी आने लग गए, हमारे घर पे बाइक्स भी होती है, घर पे गाड़ियां भी होती है, उन सब के खर्चे चल रहे होते हैं। बस लोग शिक्षा पे नहीं लगाना चाहते, बाकी सब पे लगाएंगे। कभी किसी ने कहा कि चलो इस बार बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, टीवी नहीं लाएंगे, फ्रिज नहीं लाएंगे, इस बार केवल शिक्षा पे लगा दिए जाए। हमने सबसे कम यदि ध्यान किसी चीज पे दे रखा है तो वो कौन सी है? हम खुद ही नहीं मानते उसको, हम क्या लेना है, हो जाएगी तो ही ठीक है, नहीं हो जाएगी तो ही ठीक। लिखो। लोगों को लगता है शिक्षक क्या होना चाहिए? शिक्षक, अच्छा शिक्षक पैसे वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा इसलिए हम फीस नहीं देंगे कि वो गरीबड़ा सा बना रहे है। बाकी सब जगह पूरा पैसा देते हैं पर यहां नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि मास्टर कभी भी पैसे वाला होना, मास्टर यूं साइकिल पे आना चाहिए। तो आपको अच्छा लगे ना? हाँ, तो ना बीच में वो कोई एक आंदोलन, कोई कोचिंग वोचिंग, किसी दूसरी कोचिंग में कोई घटना हो गई, तो वहां कोई आंदोलन वगैरह चल रहा था, तो वहां पे जो नेता टाइप के लोग थे वो मीडिया वालों को भाषण दे रहे, तो उस भाषण में दे रहे कि कोचिंग वाले
महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते हैं, रील्स बनाते हैं। मगर समस्या कहाँ है? गाड़ी से है, रील से है, कि पढ़ाई नहीं होने से है? तू तीनों के जवाब दे भाई। हाँ, मेरे समझ नहीं आ रहा भाई। या तो ये कह दे भाई कोचिंगों में पढ़ाई नहीं होती, समस्या एक। पर तू ये बोल ही नहीं रहा। तू कह रहा समस्या ये है कि महंगी गाड़ी लेके आते हैं और क्या बनाते हैं? रील बनाते हैं। ऐसे मेरे साथ एक आदमी चलता रहता, मैं कहता हूँ रील बना, इधर से इधर से। भाई मेरे को देखा कभी आपने कि मैं खुद मोबाइल लेके रील बनाता आ रहा हूँ, हाय गाइस? ऐसा थोड़ी ना होता है। पर जनता है, जनता जो ना, कोई ऐसे कोई बच्चे पता नहीं कहां से कौन से वीडियो बना के यूं डाल देते हैं, फिर उसके नीचे जनता की गालियां जो निकलती है। खुद की रील बनवा ले, पढ़ाना मत तू। मैं यहाँ रील बन रखी है सुबह से। लिखो, असहयोग आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। ही डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। ही डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। ही डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन तिलक स्वराज फंड। कितने जमा करवाए? किसमें? तिलक स्वराज फंड। अच्छा, तिलक स्वराज फंड कौन बना रहा है? गांधी जी। गांधी जी कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस। उस समय अपने देश में एक पार्टी और हुआ करती, वो थी मुस्लिम लीग। कौन सी थी? तो अगले दिन मुस्लिम लीग वाले चले गए। उन्होंने कहा बजाज जी कल तो लाख लाख के चेक डायरेक्ट ही दे रहे थे, तो हमने कौन सी मोरनी की बाटे मारे हैं, हम भी तो पार्टी, हमें भी दे दो। बजाज जी ने कहा दो भाई रे, इनको भी 11,000 रुपए चंदा दो। तो मुस्लिम लीग को कितना चंदा दिया? देखो, मुस्लिम लीग को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support of 11,000 rupees to मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support of 11,000 rupees to मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support of 11,000 rupees to मुस्लिम लीग। देखो संगठन कौन कौन से बनाए थे, ऑर्गेनाइजेशंस। गांधी जी जो आंदोलन करते हैं उनको क्या नाम दिया करते थे गांधी जी? सत्याग्रह। क्योंकि हम किसके लिए आग्रह कर रहे हैं? सत्य। सत्य मतलब क्या होता है? न्याय। आग्रह मतलब प्रयास करना, न्याय के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए उनको क्या बोल दिया उन्होंने? सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था वर्धा में। कहां पर किया गया था? तो वर्धा में किसका सत्याग्रह आश्रम था? जमनालाल बजाज का। किसका था? इसलिए अपना राजस्थान सेवा संघ कहां बना? वर्धा में। इसलिए राजस्थान केसरी अखबार कहां से निकला? वर्धा से। इसलिए राजस्थान केसरी के लिए रुपए किसने दिए? जुड़ गई बातें। गांधी जी कहा करते थे भाई खादी पहनो, खादी पहनोगे तो क्या चलाना पड़ेगा? चरखा। क्या चलाना पड़ेगा? तो एक संगठन बनाया था चरखा संघ। ये अपने जयपुर में एक जगह पड़ती है अमरसर। जयपुर में कौन सी जगह पता होता है? अमरसर। अमरसर में क्या स्थापित किया था? चरखा। इस चरखा संघ में इनके साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था बलवंत सांवलाराम देश पांडे। क्या नाम था? लिख लो, इसके नीचे लिखना, बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर। एलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देश पांडे। बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर। एलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देश पांडे। कितने लोगों के साथ मिलके?
सॉरी, किसके साथ मिलके? कौन सा संगठन बनाया? चरखा संघ। कहां पे बनाया? अमरसर। कहां पे? जयपुर। और सत्याग्रह आश्रम का स्थापित किया? वर्धा। अन्य नाम लिखो इनको, और किन किन नामों से जानते थे? लिखो अन्य नाम, अदर नेम्स। गांधी जी के खुद के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? और चारों गांधी जी कमा के देते नहीं थे। गांधी जी कमा के कोई दे रहा था तो कौन दे रहे थे? जमनालाल बजाज। तो नाम पड़ गया गांधी जी का 5वां पुत्र। क्या नाम पड़ गया? लिखो, गांधी जी का 5वां पुत्र, 5th सन ऑफ गांधी जी। गांधी जी का 5वां पुत्र। एक इनको कहते हैं गुलाम नंबर 4। लिखो, स्लेव नंबर 4। क्या कहा जाता बताओ देखिए? गुलाम नंबर। इन्होंने कहा भाई पहला गुलाम तो हमारा देश भारत है, दूसरा गुलाम हमारा राज्य राजस्थान है, तीसरा गुलाम मेरी रियासत जयपुर है, और चौथा गुलाम। तो अपने आप को क्या कहा था उन्होंने? गुलाम नंबर 4। तो क्या क्या 2 नाम हुए बताओ देखिए? गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर। अगला लिखो, हीरालाल शास्त्री। कौन है अगले बताओ देखिए? हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी अपने जयपुर के थे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने में मुख्य भूमिका थी, पर इनका मुख्य एक रोल दूसरा पढ़ते हैं अपने अपने टोंक में एक जगह पड़ती है निवाई। यहां निवाई में एक संगठन बनाया था, उसका नाम था जीवन कुटीर। कौन सा बनाया था? इसी को हम आजकल बोलते हैं वनस्थली विद्यापीठ। क्या बोलते हैं? किसको? जीवन कुटीर को। किसको कहते हैं? जीवन कुटीर। क्या कहते हैं? वनस्थली विद्यापीठ। पूरी तरीके से एकदम गर्ल्स एजुकेशन को डेडिकेटेड है। लड़कियों के लिए पढ़ाई होती है यहाँ पे, महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा कहते बोले ना। और यहां जो एजुकेशन दी जाती है ना, उसको बोलते हैं पंचमुखी शिक्षा। क्या बोलते हैं? एक बार थोड़ा सा लिखते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको। लिखो देखे, निवाई। निवाई कहां पड़ता है? लिखो, निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। इस्टेब्लिश जीवन कुटीर एट निवाई। निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। ही इस्टेब्लिश्ड जीवन कुटीर एट निवाई। निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। ही इस्टेब्लिश्ड जीवन कुटीर एट निवाई, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज वनस्थली विद्यापीठ इन प्रेजेंट। जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज वनस्थली विद्यापीठ इन प्रेजेंट। जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज वनस्थली विद्यापीठ इन प्रेजेंट। यह बालिका शिक्षा के लिए समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड फॉर गर्ल्स एजुकेशन। यह बालिका शिक्षा के लिए समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड फॉर गर्ल्स एजुकेशन। यह बालिका शिक्षा के लिए समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड फॉर गर्ल्स एजुकेशन, जहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है, वेर 5-fold एजुकेशन इज डिलीवर्ड। जहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है, वेर 5-fold एजुकेशन इज डिलीवर्ड। जहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है, वेर 5-fold एजुकेशन इज डिलीवर्ड। जहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती। सुनो देख क्या था। हीरालाल शास्त्री अपने जयपुर के बड़े नेता हुए थे। हीरालाल शास्त्री की एक बेटी थी, उनका नाम था शांताबाई।
क्या नाम था? शांता। शांताबाई स्कूल जाया करती थी, पर ये वो टाइम था जब लोग बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, तो अड़ोस पड़ोस की बाकी लड़कियां तो पढ़ने जाती नहीं थी। शांताबाई स्कूल से आने के बाद में अड़ोस पड़ोस की बाकी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी उनको घर पे पढ़ाया करती। छोटी बेटी की लगन देखते तो हीरालाल शास्त्री बड़े राजी होते कि यार बच्ची में क्या भावना है, अभी भी यूं पढ़ाने की भावना है। एक दिन हीरालाल शास्त्री ने देखा कि वो बच्चियां उनकी खुद की बेटी जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती, वो सब मिलके छोटी छोटी ईंट बना रही थी, मिट्टी की ईंटें बना रही थी। पूछा, अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? कि हम ईंटें बना रहे हैं, हम अपना स्कूल खुद बनाएंगे, लड़कियों का स्कूल अलग होगा। शास्त्री जी ने हौसला अफजाई की, शाबाश, वेरी गुड, और बनाओ ईंटें, फिर तुम्हारा एक बड़ा सा स्कूल बनाएंगे, उसमें केवल लड़कियां पढ़ेगी और कोई नहीं पढ़ेगा। इन बिटवीन ये सब यूं बातें चल रही थी, इतने में शांताबाई की डेथ हो गई। जब शास्त्री जी की बेटी की डेथ हुई तो शास्त्री जी लगा, भाई मेरी बेटी का सपना था कि लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, अलग से स्कूल। बेटी की डेथ हो गई तो क्यों ना लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जाए। वो जो स्कूल बनाया गया था वो था जीवन कुटीर। कौन सा था? शुरू में लोग स्कूल के लिए राजी नहीं होते थे कि लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, इसलिए शुरू में यह कहा गया कि यहाँ बच्चियों को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाएंगे। ऐसे बच्चियों को हम सिलाई सिखाएंगे, है ना, उनको कोई कढ़ाई बुनाई इस प्रकार चीज सिखाएंगे, और घर वाले इन चीजों के लिए राजी हो जाते कि ठीक है, सिलाई तो सीख लेगी, कढ़ाई बुनाई तो सीख लेगी, कुछ ना कुछ हाथ का काम आ जाए, बढ़िया रहेगा इसके। तो बच्चियां उस तरीके से वहां पे आने लगी। तो जीवन कुटीर, जहां पे जीवन जीने की शिक्षा दी जाए, कुटीर मतलब घर है, तो कौन सा बनाया गया था? जीवन कुटीर। पर धीरे धीरे वहां पे पढ़ाई शुरू हुई थी। पहले वो स्कूल बना, स्कूल से वहां पे कॉलेज बनी, और अब तो वो बन गई यूनिवर्सिटी। क्या बन गई? और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? केवल लड़कियों के लिए है, तो किसको लिए समर्पित हो गई? बालिका से। हीरालाल शास्त्री का यह भी मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। क्या एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि हम कुछ बच्चों को चीज पढ़ा दें, वो एग्जाम पास करके अगली क्लास में चले जाएं, फिर कुछ चीजें पढ़ा दें, एग्जाम पास करके अगली क्लास में चले जाएं? ना, शिक्षा का महत्व है या शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यह तो नहीं है। ये तो व्यवहारिक शिक्षा है। क्या शिक्षा है? आनी चाहिए इतनी तो, लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। एक क्लास से दूसरी क्लास में मतलब हमारा स्टैंडर्ड बड़ा हो रहा है, बस वो अलग अलग सिलेबस तय कर रहे हैं। ये कैसी शिक्षा है हमारी? व्यवहारिक। कैसी शिक्षा? जो व्यवहार के अंदर है, बिहेवियर के अंदर आनी चाहिए, वो शिक्षा है। लेकिन जो बच्चा पढ़े उसकी खेल कूद में भी तो रुचि हो, तो उनका स्कूल में हम खेल कूद को भी बढ़ावा देंगे, तो वो कैसी शिक्षा हो जाएगी? शारीरिक, फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी। जो बच्चा यहाँ पे पढ़े उसका दिमाग अन्य कामों में भी तेज हो, जैसे वो बहुत अच्छा बोले, डिबेट करवाओ उस बच्चे से, वो बहुत अच्छा लिखे, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करो। बौद्धिक शिक्षा। कैसी? इंटेलेक्चुअल एजुकेशन होनी चाहिए। वरना खूब सारे बच्चे होते हैं कि 12th में परसेंट कितने हैं? 93% है। कह दो कि आगे मंच पर बोलना है तो बोला नहीं जा रहा, टांगे दूज रही है। परसेंट कितने? 93% है। उसको कह दिया जाए कि डंका सा ऐसे लिख दे, तो उसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने लिखा ही नहीं कभी। तो बच्चों को हम इन फील्ड के अंदर भी आगे लेके आएंगे। और तो हम बच्चों को ये भी सिखाएंगे, पेंटिंग करना सिखाएंगे, किसी को कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करना तो वो सिखाएंगे। कला शिक्षा कैसी हो जाएगी? हम बच्चों को डांस करना सिखाएंगे, हम बच्चों को थिएटर में भाग लेना सिखाएंगे, यदि कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में सिखाएंगे। सांस्कृतिक शिक्षा कैसी? व्यवहारिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा। अलग अलग प्रकार की 5 शिक्षाएं दी जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पंच। है आप में से कोई जो वनस्थली से पढ़ा हुआ हो? वनस्थली से, लड़कों में, वनस्थली स्कूल से, है ना? हाँ, मैं बताता हूँ, उसकी दूसरी बात बताता हूँ आपको, यहाँ हंसी आ जाएगी। बालिका शिक्षा के लिए लड़के ने हाथ कैसे खड़ा कर दिया। कहाँ तक लड़कों के लिए? कहाँ तक है वहां? 12th क्लास तक, है ना? वो भी केवल उनके लिए जो स्टाफ पढ़े, या वनस्थली गांव के लिए? हाँ, ये तो वनस्थली के आसपास में जो गांव है, उन गांव के लड़के भी 12वीं तक आके पढ़ सकते हैं वहां पे। या जो स्टाफ के बच्चे हैं, जैसे मान लो मैं वहां टीचर हूं, तो मेरे परिवार का कोई सदस्य होगा वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? वहीं पढ़ेगा। पर वो स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज के अंदर लड़कों के लिए नहीं, कॉलेज केवल लड़कियों के लिए, वो हॉस्टल भी केवल लड़कियों के लिए, वो लड़कियों। तो आपने 12th तक किया वहां से, तो तीसरी तक। यार इतना भाषण दिलवा दिया यार मेरे से। इससे 10 लाइनें बोल गया मैं तुम्हारे से। तो कितने के लड़के होते हैं क्लास में? तो भी कितने, तो रेशियो तो पता होगा भाई। लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का स्कूल है, लड़के तो कम ही आते होंगे, बहुत ज्यादा है। मतलब ये थोड़ी तो भाई, साधारणतः क्लासों में क्या होता है, नॉर्मल क्लासों में अपने ये होता है कि 50 बच्चों की क्लास है, तो 50 में, गांव में जैसे हम देखते थे कि 4500 लड़के 15 लड़कियां, ये रेशियो होता था। इधर उल्टा होता है? नहीं, बड़ा तो हो सकता है क्योंकि लड़कियां भी तो पढ़ती है उसमें, या लड़कों का अलग सेक्शन? अच्छा, लड़कों का अलग ही है। अच्छा, 5th तक तो साथ के अंदर है, और 5th के बाद में लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। तो लड़कों वाला तो वो स्टाफ और गांव वालों के लिए, लड़कियां कहीं से भी आ सकती है, यही तो है।
और कोई लड़कियों में कोई नहीं? आजकल तुम छोटी छोटी बच्चियां आने लग गई तो तुम क्यों जाओ? मैं क्या 2013 में पढ़ाने लगा, तो मैंने पहली बार जब ये पढ़ाया तो मेरे को इतनी बातें आती थी, मैंने लिखवा दी। मैं जब आगे बढ़ने लगा तो एक लड़की ने हाथ खड़ा किया कि सर मैं वनस्थली पास आउट हूँ। तो हमने माइक दे दिया, तो लो बताओ तो वनस्थली की बात है। तो उसने हमें बताया कुछ देर, जो मैंने कुछ बातें बताई उसकी बताई हुई है, उसके बाद में जो लड़के हैं उन्होंने कईयों ने बताई, तो मेरी जुड़ गई थी, वरना मुझे भी इतनी बातें नहीं पता थी। तो उसने कहा अम्मा को, भाई हाँ तो बताओ, यहाँ हमने सुना है कि गेम्स को बढ़ावा देते, तो तुम कौन से गेम्स में थी? तो उसने कहा मैं दो में थी सर, एक तो हॉर्स राइडिंग में थी, 400 मीटर दौड़ के अंदर थी। तो पहले वो हॉर्स राइडिंग बोली कि सर मैं हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं हॉर्स राइडर हूँ और मैंने हॉर्स राइडिंग की है वहां से। तो बच्चियों को बीच में बैठी थी, कहीं उसने जैसे बोला मैंने हॉर्स राइडिंग की है, तो पीछे कोई एक लड़का बैठा था, उसने कहा अच्छा लड़कियों को भी हॉर्स राइडिंग करनी आती है क्या? अच्छा बदतमीज हर क्लास में होते हैं भाई, वो ठेका थोड़ा लिया कि इसी क्लास में होगा, किसी में भी हो सकता है ना बदतमीज। तो साधारणतया मेरे इतने साल का अनुभव ये कहता है कि यदि कोई लड़की क्लास में खड़ी होकर बोले और कोई लड़का इस प्रकार से बीच में बोल जाए, तो लड़की या तो उसको इग्नोर मारती है, मरने दे लिचड़ आदमी है, अपने काम मुंह लगे इसके, या उसकी तरफ आंखें वांखें निकाल के अपने सामने देखने लग जाती है। और टीचर को हमेशा लड़की का पक्ष लेके लड़के को डांटना पड़ता है कि क्या बदतमीजी है ये वो। उस दिन भाई साहब जैसे उस लड़के ने बोला, वो लड़की पीछे घूमी और घूम के उसने कहा ओ चमनू हॉर्स राइडिंग करनी आती है, घोड़ा देखा है कभी, बेटा भी है कभी? अब अचानक क्या लड़के पर यूं लड़की हमला कर देना भरी क्लास के अंदर, तो लड़के के बेचारे के समझ नहीं आता अब क्या करना है, क्योंकि लड़कों का अब तक यही किया होता कि अपने कमेंट करेंगे, सामने से कुछ आएगा ही नहीं, तो अपने डिफेंस तो करना ही नहीं, वापस उसको डिफेंस तो आया नहीं बेचारे को। और उसने कहा तो तू क्या करे, हॉर्स राइडिंग करनी आती है कि नहीं आती है, बिना नहाए हुए आ जाते हो यहाँ पे? तो उसने दो चार और डायलॉग सुना दिए। उस दिन मैंने पहली बार उस लड़के का पक्ष लिया। मुझे लगा एक पुरुष होने के नाते आज पुरुष प्रजाति की इज्जत बचानी मेरे कंधे पर है। तो मैंने उसको रोका कि बहन ऐसे मत कर। अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे बस छोड़ो छोड़ो, लड़ो मत आपस में, क्या तरीका लड़ रहे हो आपस में? वो लड़की वापस गई, सर रुको सर आप रुको, हॉर्स राइडिंग तू तो नीचे चल, अपने 400 मीटर की दौड़ लगाते हैं। दौड़ा है कभी? दौड़ा भी है तू? चलना तो आता नहीं, तुम्हारे आते हैं तेरे को चलते हुए। मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई कि जब आप गेम्स वगैरह में भाग लिए हुए होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए उसे जवाब दिए गए क्लास में, वरना जवाब नहीं दिए जाते। तो फिर अब वो फिर मेरे को लगा कि यार ये सही मामला है। अगली बार वनस्थली का जैसे मैटर है, आपने खुद ही क्लास में कहा कौन है वनस्थली पास आउट, और बच्चियां दो खड़ी हुई। तो फिर मेरे को नई नई बातें पता चली, जैसे उन्होंने बात लड़कियों ने बताना शुरू किया कि हमारे हॉस्टल में अलग अलग राज्यों की लड़कियां रहती है, तुम्हारी रूममेट कौन थी, तुम कहाँ की हो? तो उसने बच्चे ने बताया सर मैं भीलवाड़ा की हूँ सर। तुम्हारे रूममेट की? सर एक अंडमान निकोबार की थी, एक उत्तराखंड की थी। एक बार बच्चों ने मुझे बताया सर मेरे साथ एक रूममेट थी इंडोनेशिया की थी। भाई साउथ ईस्ट एशिया में इंडियंस रहते हैं खूब सारे, और मतलब ये जो राज्य ना आपका मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनके तो लड़कियां भरी पड़ी है। मतलब वहां की सरकारों ने वनस्थली से टाई अप कर रखा है, हम लड़कियों को भेजेंगे आप पढ़ाओ। फिर किसी और लड़की ने आके बताया सर मैं भरतनाट्यम भरतनाट्यम करना आता है मुझे, कथक आता है, कुचिपुड़ी आता है। कई बार लड़कियों ने आके बताया कि सर हमने तो नहीं किया, बाकी हमारे कॉलेज में एविएशन है, लड़कियां प्लेन उड़ाती है। भारत के एकमात्र कॉलेज को प्लेन उड़ाने की अनुमति है तो वो वनस्थली है, तो वो प्लेन वाला है। कोई लड़कियों के बारे में बताया सर म्यूजिक, मेरे गाना बहुत अच्छा आता है। या मेरी एक रूममेट थी वो सर डांसर बनी, आगे डांसर, या थिएटर के अंदर चली गई सर वो। तो पता चला कितनी वर्सेटाइल चीजें, सब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आपको भेजा जा रहा है। यदि आप म्यूजिक में जाना चाहते हो म्यूजिक में जाइए, हॉर्स राइडिंग तो शायद कंपलसरी है, जितनी लड़कियां होगी हॉर्स राइडिंग के अंदर तो जाएगी। कई लड़कियों ने आगे बताया सर मैं बैडमिंटन से नेशनल खेली हुई हूँ, मैंने टेनिस खेला है, मैं स्विमिंग कर लेती हूँ अच्छी। अब मेरे दो एक साल पहले का एक है, इसी क्लास की बात, इसी बिल्डिंग की, इन्हीं को क्लासरूम में, तो एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा सर मैंने बीए किया है वहां से, तो बताओ भाई तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? तो उसने पहले तो ये नॉर्मल बातें बताई कि सर अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारे वहां संडे की छुट्टी नहीं होती, मंगलवार की होती। संडे को तो क्लासें लगती है, मंगलवार को छुट्टी होती है, तो मेरे को तो आप संडे की छुट्टी करते हो तो समझ भी नहीं आता कि संडे करूं क्या आप, है ना? मंगलवार मेरे वो दिमाग में जचा हुआ कि मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए। क्या किया था तुमने वहां से? तो उसने कहा सर मैंने संस्कृत ऑनर्स में बीए किया था। तुम्हें संस्कृत आती है? उसने कहा हाँ सर आती है संस्कृत, तो हमें सुनाओ। तो उसने कहा आप सर ऐसे तो कैसे सुनाऊं, या तो आप मेरे से संस्कृत में सवाल पूछो, मैं उनके जवाब दूंगी। मैंने नहीं, तुम्हें जो आता है वो सुना दो, मंत्र मंत्र श्लोक लोग सुना दो, हमें तो संस्कृत के। उसने कहा हाँ सर मुझे कुछ जो आते हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ, माइक दो। उसने जूते उतारे,
तो मुझे लगा स्टेज पे आ रही होगी या और होगी, तो कई बार स्टेज पे जाने से पहले हम जूते उतार देते हैं ना। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, तुम जूते पहन के सुना सकते हो। तो उसका रिप्लाई बड़ा शानदार था, उसने कहा मैं संस्कृत बोलूंगी, जूते पहन के थोड़ी बोली जाती है, संस्कार भी तो स्कूल ही सिखाती है। देव भाषा है सर, मैं मंत्र बोलूंगी देवताओं के, जूते पहन के बोलूं? सॉरी शक्तिमान। भाई आपने ध्यान नहीं दिया इन चीजों के ऊपर। आप जब रेगुलर कोई काम करते हो तब ध्यान जाता है, वरना ध्यान है नहीं। तो वनस्थली इस मामले में बेहद बेहद अच्छा स्कूल या कॉलेज, जो भी स्कूल कॉलेज दोनों है, तो बहुत अच्छा है। मेरा तो हमेशा से ये है कि भाई ऐसे खूब सारे स्कूल और कॉलेज होने चाहिए, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। स्कूल ही किसी स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस देना सिखा सकते हैं, क्योंकि छोटी उम्र में जब हम होते हैं तब हम इतना सोचते नहीं है ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम देखा देखी कर लेते हैं। सारे खेल रहे थे तो हम भी खेलने चले गए, सारे डिबेट में थे तो हम भी डिबेट के अंदर चले गए, और धीरे धीरे हमें पता चल जाता हमारी अच्छी चीज क्या है। वरना अब आरएस का इंटरव्यू दे रहे होते बच्चे, अब आरएस का इंटरव्यू दे रहा है, इंटेलिजेंट तो है ना, ये तो आप कहोगे प्री पास किया, मेंस पास का इंटरव्यू दे रहा है, वो आके मेरे से पूछता है सर मेरी हॉबी क्या है, सर क्या हॉबी बताई जाए, क्या हॉबी तैयार की जाए। इसका मतलब अब तक अपनी हॉबी डेवलप हुई नहीं। कारण क्यों? हमारा ध्यान ही नहीं किया कि हॉबी भी होनी चाहिए। हमारा ध्यान तो इसमें था कि स्कूल जाना है, पेपर पास करके अगली क्लास में जाना है, फिर पेपर पास करके अगली क्लास में जाना है। इसके अलावा हमने की तीसरी चीज को तो एक्सप्लोर करने का प्रयास ही नहीं किया। तो मैं तो बीच में, मेरे एक फ्रेंड है, उनकी भांजी 12th की, उसने कोई 96-97% से, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई स्प्रिंग बोर्ड में नया बैच कब शुरू हो रहा है, एडमिशन करवाना। तो मैंने कहा नहीं करवाना, क्या करवाना है स्प्रिंग बोर्ड में अभी एडमिशन, अभी तैयारी नहीं करवानी इसको। क्यों? ये ठीक है ग्रेजुएशन कर लेगी साथ साथ में, तो मैं ग्रेजुएशन ही करने दो ना इसको एक बार। ग्रेजुएशन के बाद होता है ना आरएस का एग्जाम, तैयारी कर लेगी बाद में, क्या है, कोचिंग साल 1.5 साल की होती है, कभी भी कर लेगी। उसने कहा तो क्या करेगी? मैं कॉलेज भेजो। कॉलेज में तेरे को पता है यार पढ़ाई तो होती नहीं है, फिर क्या भेजें? लड़कियों के लिए वैसे ही दिक्कत हो जाती है यार कॉलेजों के अंदर भेजना, वहां हुड़दंग चलते रहते हैं, वहां पे चुनाव वगैरह की बातें चलती रहती है, लड़कियां वैसे नहीं जाती, घर पे बैठी रहेगी, कुछ तो सीखेगी तुम्हारी कोचिंग आगे। मैंने कहा वो कितने परसेंट? उनको 96-97, वनस्थली एडमिशन करवाया जाए इसका, भेजो 3 साल पढ़ने। तो आजकल बच्चियां 16 साल की उम्र में 12th कर लेती है, 19 तक इसकी 12th होगी, 2 साल बाद में पढ़े रहेंगे, कोचिंग कर लेगी। बीच में मेरे को एक बार मिली थी, तो मैंने उसको पूछा कि भाई कैसे? उसने कहा मामा जी जोरदार, सुबह सुबह राइडिंग, हॉर्स राइडिंग में चली जाती हूँ, बाद में ये 2-4 चीजें और है, अपनी ग्रेजुएशन ढंग से चल रही। होने चाहिए ऐसे कॉलेज, है ना। हमने ये बड़ा बुरा कर दिया कॉलेज स्किप करना। कॉलेज स्किप नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की। मेरे को अभी बड़ा बुरा लगता है कि मेरी बीए प्राइवेट हो रखी है। मुझे लगता है मैं कॉलेज जाता तो मैं और चीजें सीखता, खूब सारी चीजें सीखता। मेरे क्या 12th के जस्ट बाद में एक एनिमेशन का डिप्लोमा कर लिया था, वो रेगुलर था, उस रेगुलर के चक्कर में वो बीए का फॉर्म प्राइवेट भर दिया, यार इसके साथ साथ में ये भी हो जाएगी अपने, तो फिर वो प्राइवेट ही भी। उसके बाद में तैयारी करने आ गए, उसके बाद में एमए तो फिर साथ में करनी थी, तो वो फिर प्राइवेट। 12th के बाद गए नहीं कॉलेज, स्कूल वाला ही वो रहा उसके। जो मुझे लगता है जाना चाहिए था, हर एक एक बच्चे को कॉलेज में जाना चाहिए, वो वहां सीखेगा। जब बना रखे ना कॉलेज, तो फिर जाए ना वहां। इसलिए वो हमने स्किप ही मार लिया उसको। क्यों मार लिया? वो कल हमने बात की थी कि वो पूरा सिस्टम ही उधर से गड़बड़ा गया। तो ले दे के अब यदि वो भाई पहले कॉलेज पढ़ाई के लिए था, अब वहां पढ़ाई होती नहीं, तो कॉलेज वाली पढ़ाई अब कोचिंग करवा रही है। पढ़ाते तो यही है ना, हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यही तो पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे कॉलेज में सीखने चाहिए थे। पर यदि हम कॉलेज जाते हैं तो वहां हम सीखते हैं, खूब सारी चीजें सीखते हैं। मैं कहता हूं कुछ ही नहीं पढ़ गया बच्चा, कुछ भी नहीं पढ़ गया, जाए आए जाए तो भी सीखता है। बिहेवियर बहुत बड़ी चीज होती है। 12th तक हम घर वालों के नियंत्रण में रहे होते हैं। घर वाले कहते हैं तेरा दोस्त ये है तो मेरा दोस्त ये है, पड़ोसी दोस्त होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे दोस्त होते हैं, उतने ही होते हैं। घर वाले कहते हैं तेरे को यहाँ पे जाना, हम वहां जाते हैं। हम खुद के डिसीजन लेने कॉलेज में आके सीखते हैं। हम हमारा एक दोस्त भी बनाते हैं तो वहां आके बनाते हैं। 4 दिन बाद में वो दोस्त बुरा निकलता तो हमें अनुभव होता है कि आदमी बुरा है। तो बुरे होने की क्या क्या निशानियां ये पता तो चलती है। अब वो तुमने किए नहीं होते हैं, इसलिए तुम पीजी में लड़ लेते हो आपस में रूममेट से, तुम क्लास में लड़ लेते हो पास में बैठे किसी बच्चे से। लेकिन मुझे लगता है मेरे ये कभी लड़ाई, मेरे को अपना अनजान से अनजान व्यक्ति के साथ में रख दो, इसको मैं जानता ही नहीं हूं दूर दूर तक, कोई अलग धर्म का, अलग जात का, अलग रंग का, अलग देश का, 3 दिन बाद दोस्त होगा मेरा वो। इतना बाहर रहा मैं, 6 क्लास से बाहर निकले, 6 क्लास से रूममेट अलग अलग बनने शुरू हुए, धीरे धीरे आदमियों की इतनी पहचान हुई, फिर अपना फाइन हो कि धीरे धीरे छंद छंद के फिल्टर हो गए, समझ में आ जाती है कि अपने को इतनी बातों से मतलब है इससे। मैं फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता था तो एक रूममेट से लड़ाई हो गई थी, हम लड़ लिए किसी ऐसी किसी बात पे, कोई फिल्मों की बात पे।
मैंने कहा इस मूवी में ये बताया, पता नहीं कोई क्रिकेट की बात थी, इसमें इतने रन बने थे, इसमें इतने नहीं रन बने थे, ढंग से लड़ लिया आपस में, गले बड़े पकड़ लिए एक दूसरे के, तेरे को ज्यादा पता है ज्ञान, तेरे को ज्यादा पता है ज्ञान, बोलने बंद हो गए। जो कि पहले हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साल भर तक बोले ही नहीं, कोई नहीं बोले। अब वो क्रिकेट विकेट खेलने जाते, वो अलग अपनी खेलता रहता, मैं मेरा खेलता रहता, आपस में बात नहीं करते। फिर एक दिन मेरे उस दोस्त ने मेरे को रात को फोन किया और कहा तेरे से मिलना है। मुझे लगा ये पिया हुआ है, कूटेगा। तो मेरे को नहीं मिलना, मेरे को तो मैं सुबह मिलूंगा तेरे से। उसने कहा देख मैं तेरे रूम का एड्रेस जानता हूँ, और रात के कोई 12 साढ़े 12 हो रखे, या तो तू आ जा वरना मैं तेरे रूम आ रहा हूँ। तो मुझे लगा यार यदि रूम आके लड़ाई करेगा तो मकान मालिक को पता चलेगा, बाहर तो क्या लड़ाई हो जाए, क्या होगा लड़ाई में, ज्यादा या तो मैं मार खा लूंगा या उसके मार दूंगा, यही तो हो सकता है। वीडियो तो बनते ही नहीं थे। फायदे होते हैं ना, मैं उसके 4 मार दूंगा, तुम आगे अरे भाई साहब कूट दिया था आज, और अपने पढ़ भी जाएगी तो भी अपने बताने चाहिए कि मैंने कूट दिया था। ये थोड़ी कहता आदमी आके कि मेरे पड़ गए थे, मैंने मारे थे उसके 4। हाँ एक आदमी अपने भी पड़ी थी, ये जो इधर छप रखा है उसका ही है, पर आदमी बताता थोड़ी है। तो मैं यार देखी जाएगी, अपने सुबह देख लेंगे इसको। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तो मैं यार मकान मालिक को पता चलेगा, मकान मालिक घर वालों को बताएगा, घर वाले डंटेंगे ये वो। तो मैंने दिमाग लगा मैं यार मैं आता हूँ, तू रुक जा। फिर मैंने एक फ्रेंड को और फोन किया यार मेरे साथ चल। एक से दो भले यार, क्या पता अगले कितने बैठे हो, जाते ही भाई लंबा कर दे। तो हम तो दोनों गए, उसको जाके फोन किया अगला आजा नीचे आजा, इधर उधर यूं देख के खड़े हो के बाटे बाटे जहां पड़े हो, ज्यादा आते हो तो बाटे मार के भाग तो जाए। और नीचे आया, नीचे आकर मेरे को ऊपर चल, मेरे कमरे में चल। यार ये तो थोड़ी यूं मुझे लग गया कि हाँ भाई हैप्पी मूड के अंदर है, ड्रिंक व्रिंक कर रखी है। तो मैं चला गया ऊपर, जाते मेरे गले मिला, यूं मतलब इमोशनल हुआ भाई यार तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैंने तेरे से लड़ाई कर ली। अरे वो मामला ही यार, हालात बदल गए जैसा। अब अगला इमोशनल होता था, अपने और इमोशनल हुए यार भाई मेरी भी खूब गलती थी, उस दिन मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। तो उसने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं अब तक फॉलो करता हूँ उसको, भले उसने नशे में कही होगी। उसने कहा यार तेरे से लड़ाई होने के बाद मैंने तेरे बारे में कई बार सोचा, और मुझे लगा कई बार कि तेरे में बहुत कमी है, तू शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, तू बात नहीं मानता है, तू ये करता है ये करता है ये करता है। उसने कई सारी इस प्रकार की बातें कही मुझे। पर फिर मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है तेरे में अच्छाइयां भी खूब सारी है, तेरे में ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। जब मैं इनको निकालता हूं तो मुझे लगता है 100 बातों में से तेरे में 20 कमियां, 80 अच्छी बातें हैं। तो मुझे लगता है मैं 20 को हटा के केवल तेरी 80 वाली देख लूं तो फिर अपनी लड़ाई होगी नहीं। मैं उसने कहा मेरे लिए था, मैं उसको हमेशा लोगों पे अप्लाई करता हूं कि अपने उसकी बुरी चीजें देखनी क्यों है, अपने अच्छी अच्छी देख लें, ये अपने काम आ सकती है, यहां पे संतुलन बन जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद मेरी खुद की कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से, वो अंतिम लड़ाई रही होगी किसी रूममेट से। हाँ कोई सामने बोल भी जाए तो अब तो बाद में होगा हाँ हाँ ठीक है तू लगा रहे। फिर अपने देखते हैं इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों पर अपने तालमेल बिठा लेते हैं, जो बुरी है इन पे अपने डिस्कस ही नहीं करना। जहां पर ये शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, जहां पर ये लड़ाई करने पर आ जाता है, उन चीजों को अपनी बात ही नहीं करनी, वैसी चीजें नहीं करनी। रूममेट कई रहते, कई रूममेट को अब रूम लेकर रहते वहां पे सफाई भी खुद ही करते। अब कईयों को सफाई करना पसंद नहीं होता, किसी को कहते हैं आज रूम की सफाई करते हैं, तो वो बड़ी आना का नहीं करता यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, तुम तो हर 7 बजे नहीं खड़े हो जाते हो, ये अलमारियां साफ करो, ये साफ करो, ये साफ करो। हमने कभी उसको कहा ही नहीं, उसको दूसरा काम करवा लेते हैं, जा मार्केट जा, दूध ला, चाय बना, ये तो कर सकता है, हाँ ये कर सकता हूँ, ये कर ले, तब तक सफाई हम कर लेंगे, झाड़ू पोछे हम करते हैं इधर। तो आप बाद में सीख जाते हो। अब ये कब सीखोगे, जब लोगों के कांटेक्ट में रहोगे। लोगों के कांटेक्ट में आने का क्या तरीका है, ये कॉलेज स्कूल ही तो है। स्कूल में बच्चे होते हैं तब बुद्धि नहीं होती, इधर होती है। अब तुम कॉलेज तो गए नहीं तो यहाँ सीखो, यहाँ खोड़ ले नहीं रहना। तुम्हारे में से कई तक खोड़ ले हैं कि तुम्हारा रूममेट ही नहीं होता कोई, और उसमें लड़कियां तो तुम धाप के खोड़ ली हो, अकेले ही रहती है। तू क्यों राजीवर, तू लड़की है, है? क्यों राजीवर बता, क्यों राजीवर, लड़कियां खोड़ ली होती है, तेरे को कौन धोखा देगी। इसके अंदर से इधर सही है, वो ज्योति बहुत खराब है सर। लिखो आगे लिखो। तो भाई वनस्थली जैसे खूब सारे स्कूल कॉलेज होने, लिखो आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। क्या हो गया, लो तुम यही लड़ लिए, मैंने अभी समझाया था लड़ना नहीं है। जीवन यार लड़ाई में काटने के लिए थोड़ी है,
जीवन में बाकी खूब रंग है यार। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम बताओ देखिए? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा का नाम क्या बताओ? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। एक गीत लिखा था इन्होंने, लिखो गीत। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। क्या नाम बताओ देखे? प्रलय प्रतीक्षा नमो। अगले लिखो भाई, लिखो शोभाराम कुमावत। तो यह अलवर के रहने वाले थे। ही बिलोंग टू अलवर। यह अलवर के रहने वाले थे। ही बिलोंग टू अलवर। गांधी जी ने ना भारत में 3 आंदोलन किए थे। एक 1920 में किया था, वो था असहयोग, नॉन कॉपरेशन। फिर 1930 में गांधी जी ने किया था सविनय अवज्ञा। क्या किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था। अभी 1942 में गांधी जी ने फाइनली अपना किया था भारत छोड़ो। कौन सा किया था? तो जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था ना, तो गांधी जी ने कहा था साफ साफ कि अपना अंतिम आंदोलन, अब हमारा एकमात्र उद्देश्य देश को आजादी प्राप्त करवाना है। जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम आंदोलन को बंद करेंगे नहीं। तो कैसे होगा देश आजाद? क्या करना पड़ेगा हमें? तो गांधी जी ने उसमें कहा था कि यदि हमें अंग्रेजों को देश से भगाना है तो हमें कुछ त्याग करने पड़ेंगे। क्या त्याग करने पड़ेंगे? तब गांधी जी उसके अंदर कहते हैं किसान अपनी खेती छोड़ के आंदोलन में आ जाए। 1 साल का ये फायदा छोड़े कि हमें खेत में काम करना नहीं करना, खेत में काम सारे सारे किसमें शामिल हो जाओ? आंदोलन में। मजदूर फैक्ट्री छोड़ के आंदोलन में आ जाए। सरकारी नौकरी वाले अपनी नौकरी छोड़ के आंदोलन के अंदर आ जाए। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में आ जाए। 1 साल नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले देश को आजाद करवाना है। तो गांधी जी ने जब ये कहा कि नौकरियां छोड़ के भी आंदोलन में आ जाओ, तो शोभाराम कुमावत ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी? तो आपने कौन से फ्रीडम फाइटर गांधी जी कहने पर अपनी वकालत छोड़ देते हैं? वकील हुआ करते थे ना। तो कौन से आंदोलन की बात है? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ही लेफ्ट इज एडवोकेसी। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, वकालत का पैसा छोड़ दिया था। पैसा समझते हो ना, प्रोफेशन। ही लेफ्ट इज प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट। इन्होंने अपनी वकालत का पैसा छोड़ दिया था। ही लेफ्ट इज प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना की जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था? पूना। तो गांधी जी ने जेल में भूख हड़ताल की। जेल में क्या की थी? तो गांधी जी के समर्थन में शोभाराम कुमावत ने भी 13 दिन का उपवास रखा था। कितने दिन का? लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी की भूख हड़ताल के समर्थन में, इन सपोर्ट ऑफ हंगरी स्ट्राइक ऑफ गांधी जी, गांधी जी की भूख हड़ताल के समर्थन में, इन सपोर्ट ऑफ हंगरी स्ट्राइक ऑफ गांधी जी, 13 दिन का उपवास रखा था। ही ऑब्जर्व फास्ट ऑफ 13 डेज। 13 दिन का उपवास रखा था। ही ऑब्जर्व फास्ट ऑफ 13 डेज। 13 दिन का उपवास रखा था। उपवास नहीं समझते? व्रत। 13 दिन का उपवास रखा था। ही ऑब्जर्व फास्ट ऑफ 13 डेज। अगले लिखो भाई, दामोदर लाल व्यास।
अगले कौन है बताओ, देखिए दामोदर लाल व्यास। अपने टोंक में एक जगह पड़ती है मालपुरा, कौन जगह है? लिखो, ये है मालपुरा के रहने वाले थे, ही बिलोंग्ड टू मालपुरा। यह है मालपुरा के रहने वाले थे, ही बिलोंग्ड टू मालपुरा। कहां के रहने वाले थे? मालपुरा के रहने वाले थे। ये अपने ना राजस्थान के गृह मंत्री बने थे बाद में। क्या बने थे? राजस्थान के होम मिनिस्टर बने थे। तो भारत के होम मिनिस्टर हुआ करते थे वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान में होम मिनिस्टर कौन बने? अपने दामोदर लाल व्यास। ऐसे भाई होम मिनिस्टर का काम क्या होता है? घर को मजबूत करना। तो वल्लभ भाई पटेल ने जैसे पूरे भारत को मजबूत किया, वैसे राजस्थान को मजबूत करने वाले कौन थे? अच्छा, वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को मजबूत किया, राजा महाराजाओं को जोड़ा। भाई मजबूत करने का मतलब यही था, इसलिए उनको कहते हैं भारत का लौह पुरुष। क्या कहते हैं? ये काम राजस्थान में कौन कर रहे थे? दामोदर लाल व्यास, इसलिए इनको कहते हैं राजस्थान का आयरन मैन ऑफ राजस्थान। लिखो, इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ राजस्थान। अगले लिखो भाई, अंजना देवी चौधरी। क्या नाम बताओ देखे? अंजना देवी चौधरी। लिखो, जन्म स्थान श्री माधोपुर, सिक्कर में एक जगह पड़ती है। श्री माधोपुर कहां पर है? सिक्कर। जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, कहां पर हुआ था इनका जन्म? अच्छा, नाम से पता चलता है अपने को, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। रामनारायण चौधरी पटा। अब रामनारायण चौधरी का नाम कहां पड़ा आपने बताओ? किसान आंदोलनों में। तो अब पति किसान आंदोलन में, तो पत्नी ने भी उनके साथ भाग लिया। तो लिखो, मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट ऑफ मेवाड़ एंड बूंदी। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ मेवाड़ एंड बूंदी। मतलब ये बिजोलिया बेगू मेवाड़ में यही हुए थे। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ मेवाड़ एंड बूंदी। मेवाड़ और बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया। फिर गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में, तब गांधी जी ने कहा था कि हम नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप देखो आंदोलन के इनके नाम देखो, आप नाम से समझोगे वास्तव में चाहते क्या थे। सविनय अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा नहीं मानना। ओबीडियंस, डिसोबीडियंस है ना, आज्ञा नहीं मानना। अच्छा, आज्ञा नहीं मानने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं आपको कहूं कि ये काम करो और आप आगे थप्पड़ मार दो मेरे लिए, नहीं कर रहा। एक तो ये, एक आपको कि मैं नहीं कर रहा, आपको सर जो करना वो कर लो। हाथा जोड़ी है, मैं आपकी बात को मानूंगा नहीं। तो ये क्या हो गया? अच्छा, अंग्रेजों का एक ऑर्डर है कि नमक भारत के लोग नहीं बना सकते। अंग्रेजों क्या ऑर्डर है? नमक भारत के लोग हैं, नमक अंग्रेज बनाएंगे। अंग्रेज नमक को बना के बेचेंगे तो अंग्रेज उस पर क्या लेंगे? टैक्स। गांधी जी का कहना है कि हम इस आज्ञा को मानेंगे नहीं। तो क्या करोगे तुम? हम नमक बनाएंगे। कैसे बनाओगे? समुद्र के पास जाके नमक बनाएंगे। हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, लो कर लो। हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है। आप भले ही गिरफ्तार कर लो, लेकिन हम आपकी आज्ञा तो मानेंगे नहीं। हम नमक बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समझ गए ना सविनय अवज्ञा क्यों कहते हैं? तो गांधी जी ने किसके लिए आंदोलन शुरू किया था शुरुआत में? इसलिए उसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? सत्याग्रह मैंने समझाई दिया। नमक के न्याय के लिए आग्रह किया, इसलिए क्या हो गया? नमक सत्याग्रह। उसमें अंजना देवी चौधरी भी थी, इनको गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान की पहली महिला जिसको फ्रीडम मूवमेंट में गिरफ्तार किया गया वो कौन थी? देख लो, नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह। अब स्टार लगा के लिखना नीचे। यह राजस्थान की पहली महिला थी
यह राजस्थान की पहली महिला थी, शी वॉज फर्स्ट वुमन ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की पहली महिला थी, शी वॉज फर्स्ट वुमन ऑफ राजस्थान, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वो जो अरेस्टेड ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हु वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। अगला लिखो, रमा देवी जोशी। लिखो, जन्म स्थान जयपुर। रमा देवी जोशी, जन्म स्थान कहां पर था? जयपुर। पति का नाम लिखो, इनके पति का नाम हमने पढ़ नहीं देखा ना, तो बीच में लिख लेते हैं अपने, लादूराम जोशी। देखो, पति लादूराम जोशी, हस्बैंड। पति का नाम क्या था? जयपुर के बड़े नेता वे लादूराम जी। रमा देवी जोशी की बाल विवाह हो गया था इनका। पहले क्या होता है, मतलब 5 साल की उम्र में किसी बच्चे की शादी करती, पर उसको तब तक नहीं भेजते जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। भेजते बाद में थे उसको, 15-16 साल की हो जाती तब उसको ससुराल भेजा करते। अब किसी बच्चे की शादी 5 साल की उम्र में की, वो अपने एक बार भी ससुराल नहीं गई। वो 8 साल की भी, 9 साल की भी, तब तक जिससे उसकी शादी हुई थी उसकी डेथ हो गई, तो विधवा हो गई वो तो। ऐसी लड़कियों को बोलते बाल विधवा। क्या बोलते? और समाज में बुराई ये थी कि उन लड़कियों की भी दोबारा शादी नहीं करते। एक बच्ची जिसने अपना ससुराल देखा ही नहीं, इसकी शादी तब हुई थी जब वो जानती भी नहीं शादी क्या होती है। वो तब विधवा हो गई थी जब वो ये भी नहीं जानती कि विधवा होना क्या होता है, लेकिन बाद में आपने उसकी पूरी जिंदगी शादी ही नहीं। तो रमा देवी जोशी बाल विधवा थे, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद इन लादूराम जोशी से शादी कर ली थी। तो उन दिनों बड़ा बोल्ड डिसीजन हुआ करता था कि आप बाल विधवा और उसके बाद में आप शादी कर रहे हो किससे? अच्छा, लादूराम जोशी के लिए भी बड़ा बोल्ड डिसीजन है कि वो किसी एक बाल विधवा से शादी कर रहे थे। तो आप लिखो, इनके ब्रैकेट में लिखो विधवा पुनर्विवाह, ताकि याद रहेगा ये। विडो रीमेरीज, विडो रीमेरीज की थी इन्होंने तब। विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमेरीज। इसलिए पति वाला नाम थोड़ा याद रखना आपने। बिजोलिया आंदोलन में रमा देवी जोशी गई थी, तो वहां इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके फिर बिजोलिया के बाहर छोड़ के आ गए थे। तब इन्होंने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, बोलो क्या कहा? मैं बार बार यहां आती रहूंगी। पूरी लाइन बोलो, अब क्या है? किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, मैं बार बार यहां। किसने कहा ऐसा? जब कौन से आंदोलन में गिरफ्तार हुई? देखो, बिजोलिया आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। शी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। शी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। शी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट। तब इन्होंने कहा था कि देन शी रिप्लाइड, शी सेड दैट। तब इन्होंने कहा था कि देन शी सेड दैट। तब इन्होंने कहा था कि देन शी सेड दैट। डैश लगा के इन्वर्टेड कोमा में लिखना। जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, टिल एट्रोसिटीज विल नॉट बी एंडेड ऑन पीजेंट्स। टिल एट्रोसिटीज विल नॉट बी एंडेड ऑन पीजेंट्स। जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, टिल एट्रोसिटीज विल नॉट बी एंडेड ऑन पीजेंट्स। मैं बार बार यहां आती रहूंगी। आई विल कम हियर अगेन एंड अगेन। मैं बार बार यहां आती रहूंगी। आई विल कम हियर अगेन एंड अगेन। पुनर्विवाह सही लिखो, वी पर लगेगा रहे, तुमने लिखा पूर्ण विवाह। फिर है ना, ये गांधी जी वाले अभी जिस आंदोलन का हम जिक्र कर रहे थे, इसमें भी गिरफ्तार हुई थी। कौन से का जिक्र कर रहे थे? सविनय अवज्ञा। किसमें? तो अपने राजस्थान की कोई एक महिला नेता जो 2 आंदोलन में गिरफ्तार हुई, बताओ कौन थी? कौन थी? रमा देवी जोशी, लिख लो। इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था।
She was also arrested. She was arrested in civil disobedience movement also. इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था. She was arrested during civil disobedience movement also. इस लगाना. Civil disobedience movement also. इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था. She was arrested during civil disobedience movement also. तो ये स्टार लगाना भैया ना. ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी एक महिला नेता जो बिजोलिया में भी गिरफ्तार हुई, सविनय अवज्ञा में भी गिरफ्तार हुई, कौन थी? तो कौन थी? अगले लिखो भाई. जानकी देवी बजाज. नाम से पता चल रहा है अब तो आपको. देखो जन्म स्थान जावरा. जावरा पड़ता है मध्य प्रदेश में. जावरा कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है. अच्छा, जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी है. जमनालाल बजाज ने वर्धा में कौन सा बनाया था सत्याग्रह आश्रम? तो वो कहां पे रहते? वर्धा. तो पत्नी भी कहां पे रहेगी? वर्धा. लिख लो. इन्होंने अपना लंबा समय वर्धा में बिताया था. शी स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन वर्धा. इन्होंने अपना लंबा समय वर्धा में बिताया था. शी स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन वर्धा. 1933 में कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन. कौन सी बुलाई गई? जितने भी राजस्थान के लोग भारत में अलग अलग जगह पे रहते थे उन सबका एक सम्मेलन हुआ. उसका नाम क्या था बताओ? अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन. ऑल इंडियन मारवाड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कलकत्ता में. कहां बुलाई गई? और उस पूरे सम्मेलन की अध्यक्षता जिसने की थी वो किसने की थी? जानकी देवी बजाज. किसने की थी? लिखो. 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी. कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी. सी हेडेड, हेड बनी थी उसके ना. सी हेडेड ऑल इंडियन मारवाड़ी कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता. कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी. सी हेडेड ऑल इंडियन मारवाड़ी कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता. कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्ष बनी थी. अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी. शी हेडेड ऑल इंडियन मारवाड़ी कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता. बाद में जयपुर में अपने प्रजामंडल बन गया था तो इनको जयपुर प्रजामंडल की भी अध्यक्ष बनाया गया था. लिखो. यह जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष रही थी. शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर प्रजामंडल ऑल्सो. यह जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष रही थी. शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर प्रजामंडल ऑल्सो. सरकार ने बनाया था गौ सेवा आयोग. क्या बनाया था? गौ सेवा कमीशन. उसकी भी इनको अध्यक्ष बनाया गया था. लिखो. यह गौ सेवा आयोग की भी अध्यक्ष रही थी. शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ गौ सेवा कमीशन ऑल्सो. यह गौ सेवा आयोग की अध्यक्ष भी रही थी. शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ गौ सेवा कमीशन ऑल्सो. जमनालाल बजाज के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था विनोबा भावे. क्या नाम था? कौन थे विनोबा भावे? बताओ. जमनालाल बजाज के राजनीतिक गुरु. बोलो दोबारा बोलो. क्या बोला मैंने? कौन थे? और विनोबा भावे ने आजादी के बाद एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन. कौन सा चलाया था? भू का मतलब जमीन, दान का मतलब दान. जमीन को क्या देना है? दान. किससे? तो कहा गया कि आजादी के बाद कुछ लोगों के पास जमीन ज्यादा और कुछ लोगों के पास जमीन कम. तो जिनके पास ज्यादा है उनके पास विनोबा भावे गए, कहा मैं झोली फैलाता हूं, आप अपनी जमीन का मुझे दान दीजिए ताकि उन लोगों को बांटे जिनके पास जमीन है. तो भूदान आंदोलन किसने चलाया? क्या है भूदान आंदोलन? जिनके पास जमीनें ज्यादा है उनसे ली गई तथा जिनके पास जमीनें कम है उनको दी गई. तो
इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। हुआ क्या था, जमनालाल बजाज की पहले ही डेथ हो गई थी आजादी से पहले, तो जब आजादी के बाद भूदान आंदोलन चला तो जमनालाल बजाज के राजनीतिक गुरु कौन थे, विनोबा भावे, तो उनका परिवार तो शामिल होगा। देखो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे। तब इन्होंने ना भूदान आंदोलन में 108 कुएं बनवा के दिए थे। कितने कुएं बनवाए थे, सेठानी थी इनका भाई, कुएं वगैरह बनाओ, ये भी तो दान है, जल का दान ही है अपने पर का। देखो इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया था। सी बिल्ट 108 वेल्स। इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया था। सी बिल्ट 108 वेल्स। फिर सरकार ने इनको 1956 में एक अवार्ड दिया था, पद्म विभूषण। कौन सा दिया था, राजस्थान का पहला पद्म विभूषण यदि किसी को मिला हुआ तो किसको मिला हुआ है, लिखो 1956 ईस्वी में, इन 1956 एडी, 1956 ईस्वी में 1956 एडी इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। भारत का दूसरा बड़ा ऑनर है कोई तो वो कौन सा है, सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरा कौन सा अपना पद्म, लिख लो ब्रैकेट में लिखो, राजस्थान में प्रथम, फर्स्ट इन राजस्थान, राजस्थान में प्रथम, फर्स्ट इन राजस्थान।